हर दिन नया एक नई शुरुआत है, हर दिन नया एक नई शुरुआत है, जिंदगी तेरे साथ फिर तू क्यों उदास है। अरे छोड़ दे उन चीजों को जो तेरे पास नहीं, और जश्न मना उनका जो चीजें तेरे पास है। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं भूषण उज्जैनकर, आपका फिजिक्स टीचर, आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो लेक्चर्स आएंगे बेटा वो सभी दो दो तीन तीन पार्ट्स में आएंगे और आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। जो भी आपके मन में डाउट तैयार होते हैं तो उसको लिख के रखिए, जब भी लाइव सेशन होगा तो हम आपके साथ में इंटरेक्शन करेंगे और आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है आज। आपको आज पढ़ना है ग्रेविटेशन, देन फोर्स एंड मोशन क्या है ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बारे में पढ़ेंगे, और केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ में आपको? चलिए शुरुआत करते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन, ठीक है ना, जो भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन तैयार होनी चाहिए कि ये जो क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक प्रॉपर क्वेश्चन अगर आपके माइंड में तैयार होता है और आप उसका आंसर ढूंढते हो तो आप सही दिशा में नॉलेज को गेन करोगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक्चुअली फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, force is a physical quantity. Physical quantity means what? A quantity which can measure physically, that we call physical quantity, right? And then what is force? Force is a physical quantity which can bring an object in motion which is at rest initially. It can stop a moving object, ठीक है ना, and then it can change the shape and size of an object, and it can change the direction of motion of an object also, ठीक है। देखिए effects of force, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा फोर्स का, इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो पहला क्या है बेटा पॉइंट, पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि इट कैन इट कैन इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मूव करने का काम कौन करेगा बेटा, फोर्स करेगा। अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद में बॉडी क्या होंगी बेटा, मोशन में आएगी। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है, इट कैन, तो रेस्ट, जो बॉडी मोशन रेस्ट में थी उसको हमने मोशन में लाया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि वी कैन स्टॉप फोर्स कैन, फोर्स जो है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में? जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको भी स्टॉप कर सकता है, जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन of an object, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप जैसे आप बैट बॉल क्रिकेट आप खेल रहे हो तो उसमें क्या होता है, बॉल अगर आपकी तरफ आ रही है तो बैट्समैन क्या करेगा, उसको हिट करेगा। तो जो मोशन थी, बैट्समैन की तरफ बॉल आ रही थी, उसने हिट किया उसको, तो हिट करने के बाद में जो बॉल की मोशन है वो बदल गई, मोशन की जो डायरेक्शन है वो बदल गई। पहले आपकी तरफ आ रहा था, बैट्समैन की तरफ आ रही थी बॉल, अभी वो बैट्समैन से दूर जा रही है, तो हमने फोर्स अप्लाई करके क्या किया, ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को बदल दिया। तो ये भी फोर्स का एक काम है, फोर्स ये भी कर सकता है। और तीसरी बात क्या है, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, और हम इसमें लिख सकते हैं इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी चीजें कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। पूरा मैंने डिटेल में आपको लिख के दिया है, सभी चीजें डिटेल में बताई जाने वाली है। ये तो एक क्वेश्चन था सिर्फ, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, अभी तो कंसेप्ट आना बाकी ही है। तो इसमें पूरा लिख के दिया है,
नोट्स बनाइएगा प्रॉपर। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, ये जो पीपीटी यहाँ पे बन रही है, ये जो एनोटेड पीपीटी यहाँ पे बन रही है वो तो आपको मिलेगी ही, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स भी बनाइए, ठीक है ना, ताकि आपको साथ साथ में अगर आप बनाते हो लेक्चर के साथ में तो बहुत मजा आएगा आपको भी और समझ में आएगी चीजें आसानी से। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद, कौन से टाइप के फोर्सेस आपको पता है, कौन से फोर्सेस पता है आपको। देखिए तो इसमें दो चीजें हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। ये आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, इवन 5th स्टैंडर्ड से आप चीजें पढ़ते आ रहे हो, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। आ रही है बात समझ में। तो जो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स में कौन सा आएगा कि मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये किस में आते हैं बेटा, कांटेक्ट फोर्स में। और ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे आएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स आएगा कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये सभी चीजें आएगी नॉन कांटेक्ट फोर्स में। बात क्लियर है सबको, ठीक है। लिस्ट को हम बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं लेकिन वो कुछ काम का नहीं, अपने अपने वो काम है ग्रेविटेशन का, इसलिए सारा फोकस अपना ग्रेविटेशन के ऊपर ही रहेगा। देन व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको क्या पता है अब तक, अब तक आपको ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसमें रिपल्शन होता नहीं, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन चार्जेस में होता है, चार्जेस में अट्रैक्शन भी होगा रिपल्शन भी होगा, यहाँ पे कोई रिपल्शन होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, मासेस के ऊपर। किसके ऊपर, मासेस के ऊपर। जितना बड़ा मास उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन मासेस। तो ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स और ये हो गया मासेस के बारे में, ठीक है ना, मास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरा लिख के दिया, दूसरा भी लिख के दिया, तीसरा भी लिख के दिया मैंने, ठीक है, एकदम डिटेल में सब कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल नेचर ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको हम ऐसा क्यों बोलते कि यूनिवर्सल है, इसको थोड़ा सा गहराई से हम समझेंगे। तो इसको पहले कंपेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो यूनिवर्सल नेचर का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं हम ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हमने लिया है यहाँ पे कूलम्बिक या फिर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द चार्जेस, या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा कैपिटल G m1 m2 बाय r², ठीक है ना। और यहाँ पे दो चार्जेस है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो यहाँ पे लिया आपने q1 q2। और जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको लिखा जाएगा k q1 q2 बाय r²। ये q1 है, ये q2 है, ध्यान में रखिए, q1 q2 है, वो स्मॉल q है। तो यहाँ पे जो कैपिटल K आपको दिख रहा है, कैपिटल K का अगर हम इलेबोरेट करें, उसको थोड़ा सा एक्सपांशन करें तो वो इस तरह से होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब ये इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी होती है मीडियम की। जैसे इप्सिलॉन नॉट लिया तो ये परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर फ्री स्पेस, ठीक है ना। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट लिखा तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम हो गया। तो ये जो परमिटिविटी है ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मीडियम बदलता है, बात सुनो जरा, बात ये है कि अगर मीडियम बदलता है, वो केस में अगर मीडियम बदलता है तो परमिटिविटी चेंज होगी। अगर ऐसा हुआ कि परमिटिविटी कम हो गई तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब जो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स है, वो जो फोर्स की क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, मीडियम के परमिटिविटी के ऊपर। अगर परमिटिविटी चेंज हो रही है, अगर परमिटिविटी कम हो रही है तो फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अगर परमिटिविटी बढ़ गई तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। आ रही है बात समझ में। मतलब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन द चार्जेस,
ये मीडियम डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, देखिए यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपने दो ऑब्जेक्ट लिए, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर आपने ऑयल में रखे, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे चार्ज है, मतलब यहाँ ये है आपका चार्ज Q1 और ये है आपका चार्ज Q2, तो इनको अगर आपने ऑयल में रखा तो अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट आएगा, क्योंकि वहां पे परमिटिविटी क्या है, डिफरेंट है। इनको अगर आपने एयर में रखा तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स डिफरेंट आएगा, क्योंकि परमिटिविटी अलग रहेगी। इनको आपने किसी और मीडियम में रखा, पानी में रखा, तो वहां पे परमिटिविटी अलग आएगी। तो परमिटिविटी अगर बदलती है, मीडियम अगर बदलता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स भी बदलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इनके मासेस के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप इनके मासेस के बारे में बात कर रहे हो और इन मासेस को आप कहीं पे भी रखो, वैक्यूम में रखो, एयर में रखो, ऑयल में रखो, किसी भी मीडियम में आप रखो उसको, किसी भी मीडियम में रखने के बाद भी उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशन का, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स लिया है उसमें जो कांस्टेंट है कैपिटल जी, तो ये जो कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी मीडियम डिपेंडेंट है ही नहीं, ये कैपिटल जी मीडियम डिपेंडेंट है ही नहीं, ये हर जगह पे सेम ही रहेगा इसकी जो वैल्यू है। तो दो मासेस को आप पानी में रखो, दो मासेस को आप ऑयल में रखो, दो मासेस को आप किसी भी मीडियम में रखो, हर जगह पे कैपिटल जी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। इसलिए ये जो लॉ है ये कैसा है, यूनिवर्सल, क्योंकि इसमें मीडियम के बदलने से अट्रैक्टिव फोर्स बदलता नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसको अपने को समझना है। तो बहुत सिंपल है, क्या हुआ देखो, न्यूटन सर थे हमारे 23 ईयर्स के, 23 ईयर्स के न्यूटन सर थे और कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। तो हुआ ये कि वो जमाने में प्लेग की पैंडेमिक स्प्रेड हो गई थी, प्लेग जो है वो एकदम पैंडेमिक की तरफ फैल रहा था। तो न्यूटन सर हैज बीन फोर्स्ड बाय द यूनिवर्सिटी टू टेक रेस्ट एट लिंकोशायर एट हिज होम टाउन। तो न्यूटन सर को बोला गया कि आप अपने होम टाउन जाओ और अपनी वहां पे आराम करो, क्योंकि पैंडेमिक फैल चुका है, ठीक है ना, पैंडेमिक आ चुका है, प्लेग का पैंडेमिक आ चुका है। तो समझ लो लॉकडाउन की तरह सारी सिचुएशन थी, जैसे अपने यहाँ पे कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, उस तरह से लॉकडाउन वहां पे लगा था। अब इस लॉकडाउन के टाइम का बहुत ज्यादा फायदा उठाया न्यूटन सर ने। न्यूटन सर ने क्या किया, न्यूटन सर ने कैलकुलस और फिजिक्स दोनों में बहुत ज्यादा डिस्कवरी कर ली, और यही आज भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ये सारा लॉकडाउन के टाइम पे की हुई डिस्कवरी है ठीक है। अब देखिए, तो न्यूटन सर किसी एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि, ठीक है ना, एक एप्पल उनके सर के ऊपर गिरा, ठीक है ना, सर के ऊपर गिरा, साइड में गिरा, पता नहीं अपने को, तो उनके सर के ऊपर एप्पल गिरा। तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरता है, और ठीक है गिरता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि जब ये गिरता है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरता है। समस्या ये है कि गिरता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरता है, मतलब यहां से गिरा तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरा, ऐसा क्यों नहीं गिरा, वो ऐसा भी गिरना चाहिए था, ठीक है ना। तो बात तो ये है कि आप, हम खुद भी अगर जंप करेंगे तो नीचे ही आएंगे। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि अर्थ में अट्रैक्टिव फोर्स है, अर्थ क्या करती है, चीजों को अट्रैक्ट करती है, एक तो बात यहां पे क्लियर हो गई। एक तो बात क्लियर हो गई कि अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी बात यह है कि कोई भी बॉडी, आप बॉडी को कहीं पे भी रखो, बॉडी जब गिरेगी तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरेगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसमें दो चीजें क्लियर होती है, अर्थ चीजों को अट्रैक्ट करती है, और दूसरी बात, अर्थ का सरफेस चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अर्थ का जो सरफेस है वो चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है, अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए अगर आप इधर भी जाओगे तो भी आप वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरोगे, अगर आप इधर भी जाओगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरोगे, इधर भी जाओगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरोगे। बात समझ में आ रही है, आप बात क्लियर है, ये समस्या है।
ठीक है ना, ये है उसका समाधान, ठीक है ना, कि अट्रैक्ट होता है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, गिरता क्यों है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी बात यह है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरता है, क्योंकि सेंटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों बातें यहां पे क्लियर होती है। चलिए, तो ये तो हो गई ये बात। देन देखिए फिर, हाँ चलो, हाँ, और इसमें ये पढ़ना है अपने को। और इसमें ये पढ़ना है, अब देखो, जो एप्पल यहां पे है वो तो नीचे गिरा अर्थ के सरफेस के ऊपर। दूसरी बात ये है कि जो एप्पल थोड़ी ऊपर हाइट पे भी था, जो एप्पल यहां पे था, जो एप्पल यहां पे था, ठीक है ना, ये तो नीचे था, ये तो गिरा नीचे, ये तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, लेकिन जो उसके ऊपर भी है वो भी गिरा है नीचे अर्थ की तरफ। और जो एकदम सबसे ऊंची ब्रांच पे जो होगा वो भी यहां से नीचे गिरेगा डायरेक्ट। आ रही बात समझ में? तो एप्पल कौन सी भी हाइट पे हो, एप्पल नीचे हो ऊपर हो कहीं पे भी हो, एकदम पेड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो, वहां से भी एप्पल नीचे ही गिर रहा है, डाउनवर्ड ही गिर रहा है। क्लियर हो गई बात आपको? डाउनवर्ड ही गिरता है इधर। तो न्यूटन ने सोचा कि देखो जैसा हाइट बढ़ रही है तभी भी चीजें क्या हो रही है, अट्रैक्ट। तो न्यूटन सर ने यह सोचा कि अगर हम और हाइट गेन करें और थोड़ा हाइट के बारे में सोचे तो हो सकता है कि हम मून के बारे में भी सोच ले। तो जैसा ये जो एप्पल डिफरेंट डिफरेंट हाइट के ऊपर है, इनको जैसी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसी प्रकार से मून भी एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है, उसको भी अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी। बिल्कुल अट्रैक्ट करती है अर्थ उसको भी। तो जो फोर्स यहां पे अर्थ है, यहां पे अर्थ आपने ले ली, और यहां पे अर्थ के सरफेस के ऊपर यहां पे कोई एप्पल अगर है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जैसे अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसी प्रकार से जो बहुत बड़े डिस्टेंस पे, ठीक है ना, 1 लाइट सेकेंड मतलब लाइट एक सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, लाइट से एक सेकंड में ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एक सेकंड में। तो इतने ही डिस्टेंस पे मून है, इतने ही डिस्टेंस पे मून है अर्थ के सेंटर से। अर्थ के सेंटर से मून कितने डिस्टेंस पे है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने डिस्टेंस पे है मून। तो जिस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे जो चीजें हैं उनको जैसे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ी हाइट पे जो एक ऑब्जेक्ट है मून, उसको भी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, इसलिए वो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होना मतलब क्या? एक्सेलरेट होने का मतलब है, न्यूटन सर ने अपने को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी पढ़ेंगे अभी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपने को ये कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट। अगर फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट होती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तैयार होता है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। तो जैसे अट्रैक्शन है एप्पल और अर्थ के बीच, उसी प्रकार से अट्रैक्शन है अर्थ और मून के बीच। और अट्रैक्शन कहां पे है? अर्थ अगर अट्रैक्ट करती है तो कहां पे अट्रैक्ट करती है? सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए तो बॉडी, हर एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरती है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरती है। कैसी गिरती है? वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, ठीक है ना। इसलिए कंक्लूजन ये निकाला हमने कि अर्थ का सेंटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर अर्थ का सेंटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो मून के सेंटर को ही अट्रैक्ट करेगा। कैसे? देखो, अगर मैं यहां पे हूं, ठीक है ना, और मैंने कोई भारी भरकम चीज को धक्का लगाया, तो मुझे ऐसा लगता है इनिशियली कि मुझे मेरे मसल काम कर रहे हैं, लेकिन और अगर सोचा जाए इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि भारी भरकम चीजों को धक्का देने के बाद में आपके पेट में दर्द होता है। आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, आपके पेट की तरफ है, ठीक है ना। आपका जो वर्टेब्रल कॉलम का एंड है वहां पे आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो वहां पे आपका सेंटर ऑफ मास है। तो आप जब चीजों को धक्का देते हो तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स पड़ता है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगता है, सेंटर ऑफ मास से आप उसको धक्का लगा रहे हो।
मसल से एनर्जी जनरेट हो रही है, बात तो सही है, लेकिन आप जब फोर्स लगाते हो चीजों को तो आपका सेंटर ऑफ मास चीजों को धक्का लगाता है। ताकत आपको सेंटर ऑफ मास से मिलती है आपके खुद के। और अगर हम चीजों को धक्का लगाएंगे तो हम चाहेंगे कि उसके सेंटर ऑफ मास को ही हीट हो, ठीक है ना। देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है। तो अगर आप फोर्स लगाते हो और इसका सेंटर ऑफ मास हिट होता है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। बात क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट है तो आपने फोर्स लगाया और सेंटर ऑफ मास अगर हिट होता है बॉडी का तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया। दूसरी बात यह है कि अगर आपने साइड में फोर्स लगाया, अगर आपने साइड में फोर्स लगाया तो साइड में फोर्स लगाने के बाद प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बॉडी इस डायरेक्शन में ना जाते हुए बॉडी ऐसी गोल घूमते घूमते इधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो जब फोर्स साइड में लगता है, जब फोर्स साइड में लगता है तब बॉडी रोटेट होती है। बात क्लियर है, ठीक है ना। साइड में जब फोर्स लगता है तो बॉडी रोटेट होती है और जो फोर्स बॉडी के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट फोर्स वी कॉल टॉर्क, दैट फोर्स वी कॉल टॉर्क, ठीक है ना। जब भी आप डोर को ओपन या फिर क्लोज करते हो तब आप उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगाते, आप उसके एज पे फोर्स लगाते हो, आप उसके कोने में फोर्स लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी को रोटेट करवाना है, ठीक है ना। कोई बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है, कोई बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है तो अगर बॉल जो है बैट का कट लग के अगर निकलता है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा नहीं फोर्स, उसके साइड में फोर्स लगा है, उसके यहां पे फोर्स लगा तो बॉल घूमते घूमते पीछे जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लगा नहीं, वो साइड में लगा, साइड में लगा तो वो बॉडी को रोटेट करवाएगा, बॉडी को वो रोटेट करवाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? उसको वो रोटेट करवाएगा, ठीक है ना। ये जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, फोर्स क्या करता है बॉडी को उसी डायरेक्शन में भेजता है जिस डायरेक्शन में भेजना चाहता है। फोर्स जिस डायरेक्शन में है अगर आपने सेंटर ऑफ मास को हीट किया उस फोर्स से तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स है। लेकिन अगर साइड में फोर्स लगा तो इस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क, जो कि बॉडी को रोटेट करवाता है, जो कि बॉडी को रोटेट करवाता है। बात क्लियर है? बॉडी को घुमाता है। आ रही बात समझ में? एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एक डेली लाइफ का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए बहुत बार आप ऐसा करते हो कि ऐसा एक लेते हो पेन, यहाँ पे टेबल है और इस टेबल पे क्या करते हो आप, पेन रखते हो, यहाँ पे आप क्या रखते हो, पेन, ऐसा आपने पेन रखा यहाँ पे, तो आप इसको फोर्स लगाते हो साइड से, ठीक है ना। ऐसा आपने टेबल पेन रखा और आप इसको ऐसा फोर्स लगाओगे, ऐसा ऐसा जब आप उसको फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये जो पेन ऐसी घूमते घूमते इधर जाएगी। आ रहा है समझ में? घूमते घूमते इधर जाएगी, रोटेशन हो रहा है। तो देखिए आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा है, ये आपने फोर्स लगाया। तो ये देखो ये फोर्स जो है इसने हॉरिजॉन्टल, इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ में एक एंगल बनाया है, इसको बोला हमने थीटा, इसको बोला हमने थीटा। क्या बोला हमने इसको? थीटा। तो इधर जो फोर्स लगा है, इधर जो फोर्स लगा है, तो ये जो फोर्स इधर एक्ट हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो है देखो फोर्स और इसका थीटा जो है, थीटा को लग के जो साइड होती है तो वो होती है कॉस थीटा, तो ये बन गया आपका एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। ये लग रहा है फोर्स, ये बना एफ कॉस थीटा और ये लग रहा है एफ साइन थीटा। तो ये जो एफ साइन थीटा है ये बॉडी को रोटेट करवाएगा। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ आपको, देखिए कैसे। देखो फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ये देखो ये फोर्स ऐसा लगा, फोर्स ऐसा लगा, ये देखो ये लगा ऐसा फोर्स। तो ये देखिए इस फोर्स ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बनाया। इस फोर्स ने क्या किया, ये देखो ये है हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल। तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ में ये देखो ये है हॉरिजॉन्टल, तो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ में एक एंगल बनाया थीटा, एंगल बनाया थीटा।
तो यहाँ पे एक आपने लाइन ड्रॉ कर ली है, इमेजिनरी लाइन, आ रहा समझ में? यहाँ पे आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, उसी तरह से लाइन आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता ही है। तो ये जो एक्ट हो रहा है बेटा, ये है आपका फोर्स। तो ये जो फोर्स है, तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है आपका हाइपोटेनस, ठीक है ना? ये है आपका हाइपोटेनस। 90 डिग्री जहां पे एंगल है, उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो फोर्स है, जो मेन वेक्टर है फोर्स, ये बन गया आपका हाइपोटेनस। तो देखिए ये जो साइड है, ये इसको लग के है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको हम नाम देंगे F1। ये जो साइड है ये F1 है, और ये जो साइड है ये है F2। ये जो साइड है ये F1 और ये जो साइड है ये F2 है। तो देखिए जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैंने लिखा F1 मतलब एडजेसेंट साइड थीटा की, और यहाँ पे लिखा मैंने हाइपोटेनस F। तो यहाँ पे जो F1 है, तो आपका जो F1 है वो बनेगा F cos थीटा, F cos थीटा। समझ में आ रही है बात? और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा देखो, थीटा, तो यहां पे लिखेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड है आपकी F2 और आपका हाइपोटेनस है F, तो इसका मतलब F2 इज इक्वल टू F साइन थीटा। बात क्लियर है बेटा? तो F1 का मतलब है F cos थीटा और F2 का मतलब है F sin थीटा, ठीक है ना? तो बस ये जो F2 है, ये इसको यहाँ पे ना लिखते हुए हमने यहाँ पे लिखा, तो ये भी साइड कितनी हो गई, F2 हो गई। तो उसी का यूज करके यहाँ पे इसको F cos थीटा नाम दिया हुआ है, इसको F sin थीटा नाम दिया हुआ है, ठीक है ना? इसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा तब आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना? क्योंकि डिटेल में जाना है थोड़ा सा, ठीक है ना? जो अभी जो बच्चे थोड़ा CBSE भी है, ICSE के बोर्ड के भी है, वो भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इनको समझेगा। और आपके लेवल पे जो बच्चे हैं, तो वो अगर NTC देना चाहते हैं, वो अगर IGSO देना चाहते हैं, तो वो केस में इनको ये चीज़ें समझनी आवश्यक है। जो स्टेट बोर्ड में है, जो नहीं समझना चाहते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको चीज़ें समझाई क्योंकि ये आपको बाद में काम आने वाली है। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आगे जाकर के JEE नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों में वो एबिलिटी है कि वो JEE और नीट की पढ़ाई कर सके, ठीक है ना? तो वो अगर वो डायरेक्शन में जाना चाहते तो उनके लिए बेटा ये चीज़ें बताना आवश्यक होता है टीचर के लिए। चलिए ये हो गया, तो मैंने डिटेल में आपको समझा दी चीजें सब कुछ कि ये फोर्स कैसे एक्ट होता है। तो एक बार समझ लो, जो फोर्स होता है, तो फोर्स भी फोर्स होता है, टॉर्क भी फोर्स होता है, प्रेशर भी फोर्स होता है, और थ्रस्ट भी फोर्स होता है, ठीक है ना? देखो फोर्स हम किसको बोलते हैं, हमने फोर्स लगाया, बॉडी के सेंटर ऑफ मास को हिट अगर किया हमने, तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। बात क्लियर हो गई? ये हो गई पहली बात। अगर हमने साइड में फोर्स लगाया तो बॉडी घूमेगी, अगर बॉडी घूमती है तो रोटेशन क्रिएट होगा बॉडी के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है जिसने बॉडी के अंदर रोटेशन क्रिएट किया, दैट फोर्स वी कॉल टॉर्क। उसके बाद है कि प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि पर यूनिट एरिया कितना फोर्स एक्ट हुआ, उसको बोलते हैं हम प्रेशर। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, इसको मैंने यहां से धक्का लगाया तो ये सेंटर से बेंड हो गया, और वो जो साइड है वो इतनी ज्यादा बेंड हुई नहीं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, इसका मतलब क्या कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यहाँ पे जो छोटे छोटे एरियाज है, उन हर एक छोटे एरियाज के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो ज्यादा है। वो कैसा है, ज्यादा है। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसी बात है। तो वो प्रेशर भी क्या हो गया, फोर्स हो गया। और दूसरी बात है अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट मतलब कोई आपने टेबल है, टेबल पे अगर आपने बुक रखी, तो टेबल पे बुक रखने के बाद में क्या हुआ बेटा, टेबल पे बुक रखने के बाद में उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है ना? उसी को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। बॉडी को अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है ना? तो ये सभी क्या है बेटा, फोर्सेस ही है। प्रेशर भी फोर्स है, अपथ्रस्ट भी फोर्स है, टॉर्क भी फोर्स है, और फोर्स भी फोर्स है। अभी देखो फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स क्या है, फोर्स विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। फोर्स क्या करता है, बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में अगर चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम,
टाइम के साथ में अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है बॉडी के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो क्या होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देखिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है कि लेजीनेस, बॉडी जैसी काम कर रही है सालों से, पिछले कुछ कुछ दिनों से, तो वही उसी तरीके से वो काम करना चाहेगी, उसी तरह से बॉडी काम करना चाहती है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो ये हो गई लेजीनेस, जो आपको काम करने की आदत हो चुकी है उसी में रहना। वी बॉडी ट्राई टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। अब ये ऐसा कब तक होगा कि जब से बाहर से कोई वहां पे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्टर नहीं करेगा तब तक, ठीक है ना। बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स है ये चीजें आप मार्क करके रखो। अनबैलेंस का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे कोई वॉल है, ठीक है ना, यहाँ पे वॉल है, तो उस वॉल को अगर मैं धक्का मारता हूँ तो वॉल वॉल तो हिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो उस वॉल ने क्या किया, उस वॉल के लिए मैंने जो फोर्स लगाया वो फोर्स उस वॉल के लिए बैलेंस्ड फोर्स है। कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स। आ रही है बात समझ में? और अगर कुछ हमने फोर्स लगाया और वॉल गिर गई तो वो फोर्स वॉल के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। कैसा हो गया? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला अनबैलेंस्ड फोर्स। उसी की वजह से चीजें मोशन, उसी की वजह से चीजें अपने रेस्ट को या फिर मोशन को बदलेगी, अदरवाइज बदलेगी नहीं। इसलिए इसको मार्क करना आवश्यक है। देन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यही लॉ है ना। ये जो सेकंड लॉ, ऐसा भी स्टेटमेंट आप उसका लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कोई वॉल है और यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है ना। अब ये स्पीयर जो है यहाँ पे आके टकराता है, कोलाइड होता है, उसके बाद में अपने डायरेक्शन को बदलता है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये है इसका मास और ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है इसका मास, ये है उसकी फाइनल वेलोसिटी, और ये ऑब्जेक्ट आकर के सरफेस के ऊपर गिर गया। ये ऑब्जेक्ट सरफेस के यहाँ पर कोलाइड होता है यहाँ पे। तो ये जो वॉल है वो कुछ एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर, और जो फोर्स अप्लाई किया इस वॉल ने इसके ऊपर, ये जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों बदल चुका है, ठीक है ना। अब पहले यहाँ पे जा रहा था, अभी इधर जाएगा, और उसकी पहले वेलोसिटी u थी, अभी वो v बन गई, ठीक है ना। ये किसकी वजह से हुआ? जो फोर्स एक्ट हुआ उसके ऊपर, उसकी वजह से। तो ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम, और कितने टाइम में बदला? तो t इतने टाइम में बदल गया। तो ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t, तो इसको ही बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको ही बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है ना। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने अगर मास को कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या? v माइनस यू अपॉन टी बचेगा। तो हम इसको बोलेंगे m इंटू ए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट। तो अगर आपने क्या किया, बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट किया, तो रेट ऑफ चेंज उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, ठीक है ना। आप कुछ भी बोल सकते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, और दूसरी बात कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और थर्ड लॉ क्या बोलता है अपने को? थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। ये जो एक बॉडी है, जैसे एक एग्जांपल हम देंगे इसका। एग्जांपल ये है, एक मिनट, हाँ, एग्जांपल हम ये देख सकते हैं। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अपने को ये बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन अपने को ये बोलता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन अपने को ये बोलता है बेटा
कि अर्थ, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है, तो अगर अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाएगी, अगर अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाएगी तो मून भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये अर्थ है, तो अर्थ अगर मून को अट्रैक्ट कर रही है तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा बाय द सेम फोर्स। ऐसा नहीं कि फोर्स डिफरेंट होगा। अर्थ अगर मून को अट्रैक्ट कर रही है तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। यही क्या बोलता है अपने को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन जो होती है वो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर अर्थ ने एक्शन की है मून के ऊपर तो मून रिएक्शन करेगा अर्थ के ऊपर। तो एक्शन रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट होती है हमेशा, ठीक है ना। अब बस फोर्स की डायरेक्शन अलग रहेंगी, ठीक है ना, कि अगर फोर्स एक्ट हुआ किसके ऊपर, मून के ऊपर, ठीक है ना, तो जो मून एक्ट करेगा अर्थ के ऊपर फोर्स, वो कैसा होगा, डायरेक्शन उसकी डिफरेंट रहेगी, माइनस डिफरेंट। डायरेक्शन कैसे रहेंगे फोर्स की, एक्शन रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे रहेंगी बेटा, डिफरेंट। एक्शन रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे रहेंगे, डिफरेंट। जो मून के ऊपर एक्ट हुआ, जो अर्थ के ऊपर एक्ट हुआ, दोनों जो फोर्सेस है वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। बात क्लियर है। चलिए, तो हमने लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ लिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो देखिए, तो ये जो पर्सन है यहाँ पे मलिंगा, ठीक है ना, तो मलिंगा क्या कर रहा है, मलिंगा अपने, अब मलिंगा के हाथ में बॉल नहीं है, उसने एक रस्सी पकड़ी है और रस्सी को उसने कोई जो स्पीयर है या फिर बॉल है तो टाई किया है। अब मलिंगा क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है। अब अगर ये फोर्स को घुमा रहा है, ये बॉडी को अगर घुमा रहा है, तो अगर ये बॉडी को घुमाता है तो क्या होगा, इसके हाथों पे प्रेशर आएगा, इसको फील होगा प्रेशर अपने हाथों पे, इसको अपने हाथों पे फोर्स फील होगा। तो वो बॉडी को घुमा रहा है तो उसके हाथों पे क्या हो रहा है, प्रेशर उसको फील हो रहा है, उसको फोर्स पता चल रहा है। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल ठीक है ना, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, ठीक है ना। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में आपको। तो जो फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमेशा कैसे एक्ट होता है, जैसे जैसे कि ये कहाँ पे जा रहा है, ये जो फोर्स है वो हमेशा जो बॉडी सर्कल बना रही है उस सर्कल का जो सेंटर है वहां पे फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। हमेशा ये जो फोर्स है वो हमेशा सर्कल के सेंटर पे ही एक्ट करेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। क्या समझना है इसमें, देखिए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पहली बात तो ये है कि अगर स्पीड कांस्टेंट भी है घूमने की या फिर नहीं भी है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हर बार बदल रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हर बार क्या हो रही है, बदल रही है। क्लियर है बात, ठीक है ना। आपने क्या बोला कि हम सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं और हमारी मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कैसा है, वेलोसिटी का यूनिफॉर्म है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, डायरेक्शन तो हर बार बदल रही है। और जो वेलोसिटी होती है वो दो चीजों से बनती है, मैग्नीट्यूड से भी बनती है और डायरेक्शन से भी बनती है। तो दोनों चीजें वहां पे आ गई, इसलिए दोनों चीजें वहां पे आ गई तो डायरेक्शन भी अगर बदलती है, वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी
वेलोसिटी चेंजेस एज डायरेक्शन चेंजेस। अगर डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज। तो वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन, हम ऐसा बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं हम। देखो, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। दिख रहा है आप सब लोग, आ रही बात समझ में? अब दूसरी बात ये है कि अगर ये पार्टिकल यहां से छूटता है तो वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट यहां से छूटता है, मतलब बलिंगा उसको घुमा रहा है और उसने उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हुआ है और जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। तो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको समझने के लिए 9th स्टैंडर्ड का लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर जो है, तो अपना जो यही चैनल है पीडब्ल्यू महाराष्ट्र 9-10, ये जो चैनल है, यहाँ पे इस चैनल पे 9th स्टैंडर्ड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच चल रही है, यथार्थ बैच। तो यथार्थ बैच में वर्क एंड एनर्जी ये जब चैप्टर अपलोड होगा चैनल पे, तो वहां पे आप ये फॉर्मूला कैसे आया इसको मैंने डिटेल में समझाया है, ये 9th का कंसेप्ट है। तो उस पे वहां पे जाके आप उसको समझ सकते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कि सर्कुलर मोशन में क्या था, कि ये जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो रहा था बॉडी का। तो ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे जो एंगल बना है थीटा वो 90 का बना है, 90 डिग्री का बना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ एस कॉस 90, तो एफ एस कॉस 90 होता है 0, मतलब यहाँ पे वर्क डन भी हो जाएगा 0। तो सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है बेटा, सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन होता है 0। कितना होता है बेटा, 0 होता है। वर्क डन इन सर्कुलर मोशन कैसे होता है बेटा, 0, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लिख लो इसको कि वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज 0, ठीक है। ये हो गई पहली बात, ठीक है ना। ये दो बातें हो गई अपनी। पहले हमने देखा कि एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। अब देखो हम क्या बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा हम बोलते हैं। अब देखो ये है सर्कल, ठीक है ना, और ये जो बॉडी है ये एक्सेलरेट हो रही है। ये क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन है, तो दो प्रकार के एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में। दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है ठीक है ना, तो एक मिनट, एक बात हम समझ लेंगे यहाँ पे, एक बात पहले हम समझ लेंगे कि ये जो फोर्स होता है इसको हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो सर्कुलर मोशन में अगर आपको फोर्स निकालना है तो यहाँ पे आएगा मास, और सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन रहेगा उस एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी v²/r। क्या रहेगी वैल्यू? v²/r। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये अगर सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है ना। डायरेक्शन बदल रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो मैग्नेट अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहां पे है। आ रही है बात समझ में? तो उसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा v²/r। क्या बनेगा? v²/r। अब ये v²/r आया कहाँ से? तो v²/r आया कहाँ से? तो ये थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट लेवल का कंसेप्ट है। इसको हम लेंगे लाइव वीडियो में। इसका जो सोल्यूशन है इसका हम सोल्यूशन लेंगे लाइव वीडियो में। जो लाइव सेशन रहेगा उसका हम सोल्यूशन उसमें लेने वाले हैं। यहाँ पे हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं तो एकदम ही एवरेज लेवल के बच्चे हैं और कुछ बच्चे थोड़े से एडवांस है एकदम से। तो v²/r पे हम रुकेंगे और इसका जो सोल्यूशन है वो लाइव लेक्चर में हम लेंगे, ठीक है ना। और आप वहां पे आकर के, अगर मैं भूल गया तो आप मुझे एक बार पूछ लेना, वहां पे हम v²/r का डेरिवेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और एक बात समझानी है अपने को, ये जो है v²/r ये क्या है? एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। v²/r क्या हो गया बेटा? एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेल, मतलब यहाँ पे बॉडी जो अलोंग द टेंजेंट घूम रही है उसके लिए वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। अब देखो और एक चीज आपको समझाता हूं मैं। यहाँ पे आपने सेंटर लिया, ठीक है। तो अगर बॉडी यहाँ से, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना, ये है उसका सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट घूम रहा है। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ पे जाती है, ये है आपका पॉइंट P1 और ये है आपका पॉइंट P2, तो बॉडी P1 से P2 पे गई, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल बना थीटा, ठीक है ना। तो देखो ये जो एस यहाँ पे P1 टू P2 ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे P1 टू P2 ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे S। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही है ना, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। आर्क लेंथ इसको बोलेंगे आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ की वैल्यू होती है S इक्वल टू R इंटू थीटा। R इंटू थीटा, समझ में आ रहा है आपको? R इंटू थीटा। तो इसमें देखो थीटा जो मेजर करते हैं हम, तो थीटा, थीटा मेजर्ड इन रेडियन। तो थीटा हमने मेजर किया है, तो थीटा हमने मेजर किया है रेडियन में, रेडियन में मेजर किया है। अब देखो 1 रेडियन जो थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन कब होगा? थीटा जो है 1 रेडियन कब होगा? कब होगा जरा बताओ, 1 रेडियन कब होगा थीटा? देखो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये है रेडियस ऑफ सर्कल। तो जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया, तो एस अगर आर के बराबर है, एस अगर आर के बराबर है तो थीटा बन जाएगा 1 रेडियन। आ रही है बात समझ में? देखो फॉर्मूला के ऊपर से जाओ कि एस, एस क्या है? आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ जो है वो किसके बराबर हो गई? आर के बराबर। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला है आर इंटू थीटा। अब ये केस में क्या होगा? ये केस में ऐसा होगा कि आर अपॉन आर आ जाएगा, तो थीटा रहेगा यहाँ पे सिर्फ। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 1 रैड, 1 रेडियन। क्लियर हो रही है बात सबको? 1 रेडियन, समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही 1 रेडियन करते 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 करते, जैसा हम क्या बोलते हैं कि अगर बॉडी यहां से यहां तक घूमती है, अगर बॉडी यहां से यहां तक घूमती है, देखो बॉडी अगर यहां से यहां तक घूमती है, बॉडी अगर यहां से यहां तक घूमती है, तो ये जो एंगल हो गया वो पाई रेडियन हो गया। और पूरा घूमती है तो
टोटल कितना हुआ 2 पाई रेडियन, टोटल कितना हुआ 2 पाई रेडियन। तो सरकमफेरेंस जब आप बोलते हो तो सरकमफेरेंस इज नथिंग बट द, जब आपने बोला सरकमफेरेंस, जब आपने बोला सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब क्या, टोटल आर्क, टोटल आर्क हो गया ना, कंप्लीट आर्क, यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट आर्क हो गई वो सरकमफेरेंस। तो हम क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, तो आर्क, ये जो क्या है आर्क है, तो आर्क एस इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो जब आप यहां से पूरा यहां तक घूम गए, ठीक है ना, तो ये जो बनेगा तो एस, तो एस को लिखेंगे हम सरकमफेरेंस का सी, आर को एज इट इज लिखेंगे, और जब आप पूरा घूमोगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 2 पाई, एंगल बनेगा 2 पाई। इसलिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आता है क्या आता है 2 पाई आर। इसलिए ये जो ये जो आर का फॉर्मूला है, इसी के फॉर्मूले से हमने सरकमफेरेंस का फॉर्मूला डिराइव किया है। बात समझ में आ रही है आप, क्लियर है, टोटल आर्क, ऐसी बात है, ठीक है ना, ये बात हो गई। और क्या मैं बताने वाला था आपको, आपको एक्सेलरेशन भी पता चल गया, आपको वर्क डन भी पता चल गया, आपको वेलोसिटी चेंज भी पता चल गया। चलो और एक बात मैं तुमको बताता हूँ, देखिए एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। अब आप ये देखो कितना कवर हुआ एंगल थीटा, ठीक है ना, तो ये एस, एस है, तो यहां से यहां तक जाने में आपको टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक जाने में आपको टाइम लगा टी, इतना टाइम लगा, कितना टाइम लगा टी, इतना टाइम लगा आपको। तो आप क्या बोलोगे, देखो कि आपको निकालनी है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे एस, आप बोलेंगे एस अपॉन टाइम, एस अपॉन टाइम आप कर लो, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हो गई आपको। उसी प्रकार से आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी रहेंगी, कैसे रहेंगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी, उसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या होगा कि थीटा जो है वो आपने एंगल कवर किया, तो यहाँ पे थीटा लिखो और टाइम कितना लगा, सेम ही टाइम लगा, तो थीटा अपॉन टी, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलोगे आप एंगुलर वेलोसिटी, समझ में आ रहा है आप। उसके बाद v इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू आपने क्या बोला s, s अपॉन टी, तो जो s है, तो s का मतलब है r थीटा, r थीटा, तो r थीटा अपॉन टी, तो इसमें r क्या हो गया कॉमन, तो थीटा अपॉन टी क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, थीटा अपॉन टी क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसलिए ये क्या बनेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये क्या बनेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आ रही है बात समझ में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। अब ये जैसा लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, उसी प्रकार से लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो अगर हम बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन अगर हम बोलेंगे मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर हम बोलेंगे, तो वो आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। और जो अल्फा होता, तो अल्फा क्या हो रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये सब चीजें क्या हो गई है, सर्कल से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए अब अपने को पढ़ना है इलिप्स के बारे में, अभी अपने को पढ़ना है किसके बारे में, इलिप्स के बारे में। चलो इलिप्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, चलो देखो फिर। ठीक है ना, अपने को एक्चुअली पढ़ना है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, क्या पढ़ना है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लेकिन उससे पहले आपको इलिप्स से रिलेटेड सारी चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको वो पूरा समझेगा, अदरवाइज समझेगा नहीं। वो यहाँ पे एक समस्या है, वो यहाँ पे एक समस्या है।
चलो देखो। देखिए, ये है एक कोन, ठीक है ना, ठीक है ना। एक आपने डमरू ले लिया इस प्रकार से, ठीक है ना, एक डबल कोन यहाँ पे ले लिया आप। तो करना क्या है देखो, करना क्या है देखो इसमें। अब करना ये है, आपको इसको अलग अलग एंगल से कट करना है, आपको इसको अलग अलग एंगल से कट करना है। आपको इसको अलग अलग एंगल से कट करना है। देखो, ये जो हमने बनाया, अगर आप अगर आप इस कोन को यहां से कट करते हो, यहां से मतलब ये जो उसका सेंटर है, ये जो उसका जो दोनों कोन जहां पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, आपने क्या किया, उसके थोड़ा नीचे इसको कट दिया, ऐसा वैसा हॉरिजॉन्टल कट दिया। तो हॉरिजॉन्टल कट आपने जैसा ही दिया, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखेगी वो आपको इस प्रकार से दिखेगी। आ रही बात समझ में? यहाँ पे जो आपको डायग्राम मिलने वाली है, आपने उसको कट किया तो ये ऐसा कोन बनेगा, ऐसा, और नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपने उसको कट किया तो ये ऐसे दो पार्ट दिखेंगे आपको। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे हम सर्कल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सर्कल। यस। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से अगर आप ये जो कोन है, ये जो कोन है, इसको अगर आप इस प्रकार से कट करते हो, ठीक है ना, मतलब आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल के साथ में थोड़ा सा आपने एंगल बनाया, और हॉरिजॉन्टल के साथ में थोड़ा सा एंगल बना के आपने इसको कट किया, तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखेगी, मतलब ये जो कोन है, इस कोन को आपने कट किया, देखो ये ऐसा था, ये ऐसा था, और आपने उसको इंक्लाइन प्लेन में कट किया, थोड़ा सा आपने इसको इंक्लाइन करके कट किया, तो कट करने के बाद में आपको एक डायग्राम दिखेगी इस प्रकार से, ठीक है, ऐसी आपको डायग्राम दिखेगी कट करने के बाद, कट करने के बाद। आ रही बात समझ में? तो आपने पहले इसको, इस कोन को यहां से कट किया तो आपको सर्कल मिला, फिर आपने उसको यहां से कट किया तो आपको इलिप्स मिला। क्या मिला? इलिप्स। क्या मिला आपको? इलिप्स। ये जो डायग्राम बनती है वो सर्कल तो नहीं है, तो कुछ तो अलग है सर्कल से, तो आपने उसको इलिप्स बोला। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये जो उसका बेस है, ये जो बेस है, ये बेस, और आप जब उसको कट करने वाले हो तो आपका जो एक नाइफ है, आपका जो वेज है जो उसको कट करेगा, वो जो वेज है आप इसको कोन के अंदर से कट करोगे, और जो वेज है वो उसके बेस के अंदर से बाहर निकलना चाहिए। वो केस में इसके अंदर जो डायग्राम बनेगी, वो डायग्राम बनेगी पैराबोला की। कैसी बनेगी डायग्राम बेटा? पैराबोलिक डायग्राम। कैसी बनेगी डायग्राम? पैराबोलिक। ठीक है ना। यहां से कट किया तो सर्कल, यहां से कट किया इंक्लाइन प्लेन के साथ में तो इलिप्स, और अगर अंदर से कट किया और बेस के अंदर से बाहर निकाला चाकू, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी वो बोलेगी, वो बनेगी पैराबोला। क्या बनेगी? पैराबोला। और उसके साथ साथ आपने कोन लिया और उस कोन को आपने ऐसा कट किया इस प्रकार से। डायग्राम समझ में आ रही है? तो ये आपका कोन है, ठीक है ना, कोन है, कोन है, कोन है। तो इस कोन को आपने यहां से कट किया। आ रही बात समझ में? आपने उसको यहां से कट किया, यहां से कट करने के बाद में आपको ऊपर ऐसा कट मिलेगा, ऊपर आपको यहां से ऐसा कट मिलेगा, और नीचे आपको ऐसा यहाँ पे कट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है ये किसकी डायग्राम बेटा? हाइपरबोला की। किसकी डायग्राम है? हाइपरबोला की। तो देखिए, सर्कल, ये सब कोनिक सेक्शन है, सर्कल देन इलिप्स, सर्कल देन इलिप्स देन पैराबोला देन हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है ना। ये सभी क्या है? कोनिक्स है। ये जो स्टडी होती है कोनिक्स में होती है, मैथमेटिक्स में आप इसकी स्टडी करते हो। हाँ, ठीक है ना, हाइपरबोला, ठीक है ना, खाओ जरा रंगीन गोला, पैराबोला, हाइपरबोला। तो सर्कल कैसा होता है? सर्कल होता है इस प्रकार से, सर्कल होता है आपका इस प्रकार से। आपका इलिप्स कैसा होता है? ये इस प्रकार से आपका इलिप्स होता है। पैराबोला कैसा होता है? पैराबोला इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, ऐसा आगे बढ़ता जाता है, मतलब ये जो साइड से उसके आगे बढ़ते जाते हैं। और जो हाइपरबोला होता है, तो हाइपरबोला इस प्रकार से होता है,
ये जो दोनों डायग्राम है किस प्रकार से है, हाइपरबोला। बहुत छोटा कर्व होता है जो कि आगे बहुत जल्दी फैलता जाएगा। पैराबोला जो है वो थोड़ा सा बाद में फैलता जाता है, ये बहुत पहले से ही फैलता है, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये सारे सेक्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये जो आपने लिया है डमरू यहाँ पे, उस डमरू को कट करते करते आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, कोनिक सेक्शन आपको मिलेंगे। अब जो केपलर्स लॉज है वो अपने को समझने हैं, तो केपलर्स लॉ के लिए अपने को समझना पड़ता है सबसे पहले इलिप्स, ठीक है ना। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ये जो सारे प्लैनेट्स है, ये सारे प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है, ठीक है ना। टोटल प्लूटो भी पहले था, अभी प्लूटो को हमने कैंसिल कर दिया है, तो 8 ही प्लैनेट्स रहते हैं। तो ये देखो, ये जब सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है ना, इनको देख के ऐसा बहुत मजा आता है, एकदम अच्छा लगता है इनको देख के, ठीक है ना। और सन तो बहुत अच्छा ब्राइट एकदम दिख रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सारे प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड घूमते हैं, लेकिन इनका जो पाथ होता है, मतलब यहाँ पे सन है, तो ये जो प्लैनेट घूमते हैं, तो ये प्लैनेट घूमते हैं सन के सराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कुलर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे सन है और अर्थ जो है वो उसके सर्कुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड घूम रही है। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ है, केपलर ने सबसे पहले बोला कि प्लैनेट घूमते तो है सन के अराउंड, लेकिन वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसीलिए हमने पहले समझा कि इलिप्स क्या होता है। तो इलिप्स कैसे बनता है, इस कोनिक सेक्शन को, इस ये जो कोन है, जो डमरू है, इसको अगर आपने ऐसा स्लैंटिंग कर दिया तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी वो इलिप्स की बनेगी, इलिप्स की डायग्राम बनेगी। तो देखिए जरा इलिप्स को और समझते हैं। इलिप्स में क्या होता है, ये देखो, ये है इलिप्स, ये सर्कल से थोड़ा सा अलग है। इसमें होता है, ये होता है मेजर एक्सिस, ये होता है माइनर एक्सिस, और यहाँ पे होता है एक पहला फोकस, ये होता है दूसरा फोकस। तो केपलर अपने को ये कहता है कि ये जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और सन कहाँ पे होता है, इस इलिप्स के दो फोकस में से किसी एक फोकस पे क्या रहेगा, सन रहेगा। और जो प्लैनेट है, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit where sun is located at one of the focus of the ellipse। जिस ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा है उस इलिप्स के दो फोकस में से किसी एक फोकस पे क्या रहेगा, सन रहेगा, और प्लैनेट जो है उसके चक्कर लगाएगा। तो ये है केपलर का फर्स्ट लॉ, ये है केपलर का फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है केपलर का फर्स्ट लॉ, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये देखो, ये जो प्लैनेट है इसने क्या किया, इलिप्टिकल पाथ बनाई सन के अराउंड, ये ऐसा घूम रहा है सन के अराउंड। तो ये है आपका सेमी माइनर एक्सिस, और ये है आपका माइनर एक्सिस, और ये है आपका मेजर एक्सिस। तो अगर आप उसके हाफ पार्ट कर दे तो ये जो बनेगा वो सेमी माइनर एक्सिस बनेगा, और ये जो बनेगा वो सेमी मेजर एक्सिस बनेगा। तो प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पे सन है। तो ये है अब केपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ देखो क्या बोलता है, अगर, ठीक है ना, देखो प्लैनेट की जर्नी देख रहे हैं हम। अगर प्लैनेट यहाँ पे है, मतलब कहाँ पे है, ए पर है। अब ए से वो बी पे गया, ए से वो बी पे गया। अब बात को समझो, प्लैनेट जो होता है वो कभी कभी सन से बहुत दूर होता है, कभी कभी बहुत पास में होता है। तो समझो 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ ए बी, और इसको लेंगे सी डी। तो 1 मंथ का टाइम पीरियड लेंगे। 1 मंथ में अगर प्लैनेट विद इन 1 मंथ, एक मंथ में प्लैनेट जो है वो ए से बी पे गया, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो प्लैनेट है वो सी से डी पे गया, कितने टाइम में, 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में वो ए से बी पे गया, और 1 मंथ में वो सी से डी पे आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो वेक्टर है जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन, ये क्या करता है, एक एरिया कवर करता है। और अगर टाइम इंटरवल सेम है तो जो एरिया कवर हुआ है ये क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है ना। इफ अगर टाइम इंटरवल सेम है तो जो एरिया कवर होगा रेडियस वेक्टर से वो क्या रहेगा, सेम। मतलब ये एरिया और ये जो एरिया है वो क्या रहेगा, सेम। समझ में आ रहा है।
भले ही ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो, लेकिन अगर टाइम इंटरवल सेम है तो जो रेडियस वेक्टर है, जो वेक्टर सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो। ठीक है ना, द लाइन फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया तो उसकी वजह से जो एरिया बनता है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया इसकी वजह से जो एरिया बनता है, वो दोनों एरिया कैसे बेटा, सेम टू सेम, सेम टू सेम। ये है केपलर का सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ देख लिए, थर्ड लॉ क्या बोलता है अपने को, देखिए प्लैनेट घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है ना, अब उसका जो डिस्टेंस है वो बदलता रहता है। कैसा होता है, बदलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं, उसका सन से कितना है वो हम ले लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं कि इस इलिप्स का ये जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ ले लेते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि एक काम करो, मेजर एक्सिस का हाफ ले लो, मेजर एक्सिस का आप हाफ ले लो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस मानते हैं प्लैनेट का सन से। तो देखिए, अगर इस प्लैनेट को सन का एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है वो हमने ले लिया टी, क्या लिया हमने, टी। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, ये रहेगा प्रोपोर्शनल, ये जो डिस्टेंस है, ये जो प्लैनेट का सन से जो एवरेज डिस्टेंस है, उस एवरेज डिस्टेंस का अपने को क्यूब लेना है। तो टी स्क्वायर मतलब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, उसका स्क्वायर ये प्लैनेट के सन से एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के बराबर रहेगा। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। समझ में आ रही है बात। तो ये जो थर्ड लॉ है इसको ही हम बोलते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या क्या कवर किया देखिए जरा, बहुत सारी चीजें हमने कवर की है, बहुत डिटेल में चीजें कवर की है। ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा, फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ा, केपलर्स लॉस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो देखिए, पहले शुरुआत में मैंने सब कुछ आपको क्लियर करवाया कि ये फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, देन टाइप ऑफ फोर्सेस, देन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अपने को क्या पता था अब तक, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये सब कुछ लिख के दिया है कि ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल क्यों होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। देन इसको हमने कंपेयर करके देखा कि ये यूनिवर्सल क्यों होता है, कैपिटल जी यूनिवर्सल है, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेल में हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। मून की बात हो रही थी यहाँ पे, ये मून है, ये मून है आपका, ये आपकी अर्थ है, और मून से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट सेकेंड मतलब 3 × 10⁸ मीटर, इतना डिस्टेंस है मून का अर्थ से। फिर ये टॉर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, ये पूरा हमने पढ़ लिया है। सर्कुलर मोशन को बहुत डिटेल में पढ़ा है, मलिंगा जो है बॉल घुमा रहा था। और फाइनली हमने कोनिक सेक्शन भी पढ़ा है, और देन सभी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। होमवर्क क्या है आपको, है आपको क्या करना है, मेक प्रॉपर नोट्स, मेक प्रॉपर नोट्स। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि नोट्स तो बनाने हैं आपको। दूसरी बात ये है कि ठीक है ना, ट्राई टू सॉल्व डीपीपीज, ठीक है ना। इस लेक्चर के डीपीपी बनेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इस लेक्चर के साथ में डीपीपी आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। और देन और क्या करना है कि रीड कंप्लीट चैप्टर, रीड कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर आपको रीड करना है, ठीक है ना। ये अगर चीज़ें करते हो आप तो आपको समझने में बहुत आसानी जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों, जो आपका साथ मिला है, हमें ऐसा ही साथ हमेशा मिलता रहे। जो भी आपके डाउट है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैं बहुत सारी चीज़ें इसको हम
बहुत डिटेल में लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ाया भी है उस लेवल तक, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 10th पे, ठीक है ना। अब 10th के बाद में किसी को अगर आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, तो वो बच्चा इतना डिटेल में साइंस नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। जो जिसको नीट या जेडब्ल्यू लेना है तो वो डिटेल में पढ़ेगा, इसलिए इसको हम मॉडरेट लेवल पे रखते हैं ताकि आप उसको, ठीक है ना, एवरेज लेवल के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। आप बहुत डिटेल में चाहते हो तो लाइव सेशन जब भी होगा, लाइव सेशन के आपको डेट वगैरह प्लानर के साथ में मिल जाएगी, प्लानर में सब कुछ आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। तो प्लानर रहेगा, उसमें आपको लाइव सेशन रहेगा ग्रेविटेशन के ऊपर। तब आप मुझसे जो आपके क्वेश्चन, आपके डाउट तैयार हुए हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी ज़्यादा डेप्थ में हम जा सकते हैं उतनी ज़्यादा डेप्थ में जाकर के मैं तुमको चैप्टर समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।